चलो यार, आ जाओ सारे बच्चे। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। मतलब आपके टेक्स्ट बुक का ही अगर मैं बोलूँ ना तो एक क्वेश्चन ये यहाँ से आना बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, 8 मार्क का क्वेश्चन आता है गाइस। ठीक है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पशन बताओ, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्शन बताओ, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड और उसके विथ शेड्यूल एंड विथ डायग्राम्स बताओ। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, फिर ये वेरिएशन इन डिमांड, बट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो गाइस 100% अटेंशन आज मेरी तरफ देंगे। ठीक है, और अगेन बोलो मैम हमेशा ही देते होता हम लोग, बट आज का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो गाइस अपना 200% बनता है अटेंशन। यस और नो? तो फटाफट से, अच्छा चलो पेन और नोटबुक लेके आ जाओ तो फटाफट से। गाइस आर यू रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक? यस, हेलो एवरीवन, हेलो, यस आ जाओ यार, बोलो रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक? यस, ओके चलो ठीक है, एकदम तूफान पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आपको एक बात बताओ, क्या मैंने ऑलरेडी आपको ना लॉ ऑफ डिमांड पूरा करवा चुका है, सिर्फ हमें रिवीजन करना है। ठीक है, वो आप अभी देखोगे, 2 मिनट में देखोगे। ओके अच्छा, कल जो पढ़ा वो एक बार रिवाइज करना है क्या? कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी अभी तक हमने? फिर अभी तक हमने ये चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी है ये तो बता दो मुझे। शुरुआत से लो एक बार जरा, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठोगे उसी तरह से क्यूमुलेटिव रिविजन करना एवरी डे एवरी टाइम। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हुआ था। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मतलब क्या होता है? डिजायर होता है, विश होता है, अर्ज टू हैव समथिंग होता है। मेरे साथ साथ था एवरी वन ऑफ यू, मेरे साथ साथ जाए। अच्छा, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज डिजायर मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में क्या बोलोगे? डिमांड मतलब एक डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, वो याद आ रहा है? डिजायर क्या होती है, वांट क्या होती है, डिमांड क्या होती है, तीनों चीजें अलग अलग होती है। यहाँ पे एक मस्त तरह से मैंने देखो इधर साइड में ये बना के दिया है, डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हमने एक डेफिनेशन किया था। किसकी डेफिनेशन की थी? कहीं बेनहम की डेफिनेशन की थी। और ये डेफिनेशन क्या बोलती है? ये डेफिनेशन क्या बोलती है हमें बता दो? The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit. ठीक है, per unit of time at that price. सिंपल है। वापस एक बार रिकॉल करो, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, यहाँ तक हो गया। एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, अरे कोई भी चीज़ की डिमांड करोगे तो पर्टिकुलर प्राइस पे करोगे, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस मतलब 7,800 रुपये अगर उसका डिमांड है। टाइटन की वॉच का यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इज द अमाउंट ऑफ इट, डिमांड बोलो ना, तो कितना आपने डिमांड किया है? 100 वॉचेस खरीदी है या 1000 वॉचेस खरीदी है? ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ इट। जैसे अभी अभिषेक के घर में शादी हो रही है, अभिषेक की शादी हो रही है, तो अभिषेक क्या बोलता है? मैडम मेरे शादी में जो कोई आएगा ना उसको मैं टाइटन गागा की वॉच देने वाला हूँ। तो अभिषेक ने क्या किया? डिमांड किया टाइटन गागा की वॉच। द डिमांड फॉर एनीथिंग, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट। कितनी वॉच कितने? उसकी शादी में 1000 लोग आए थे तो 1000 वॉच की डिमांड किया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इज द अमाउंट ऑफ इट, कॉमा विच विल बी बॉट पर यूनिट। पर यूनिट प्राइस पे बॉट होगा, वही तो बोला है, विच विल बी बॉट पर यूनिट। यहाँ तक क्लियर? ओके, ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, सिंपल। अच्छा, उसके बाद में वो रिलेटिव कंसेप्ट है, टाइम और प्राइस है। उसके बाद में डिमांड शेड्यूल क्या होता है गाइस? डिमांड शेड्यूल होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल बोला टेबल, ठीक है, और ग्राफिकल बोलेगा तो मतलब कर्व बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे GR। ठीक है, शेड्यूल बोलेंगे तो हम बोलेंगे TR। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। अच्छा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में गाइस फंक्शनल रिलेशनशिप है क्या? बताओ ना मुझे, क्या इन दोनों में फंक्शनल रिलेशनशिप है? अरे आपका वाला रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, फंक्शनल। आपस में ये लोग जो काम करते हैं ना, इनका आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम घड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, है ना। फिर अभिषेक घड़ी नहीं खरीदेगा शादी में सबको बांटने के लिए। अरे आते हैं ना वो क्या बोलते हैं, बाराती, उनको बांटने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? मतलब अगर प्राइसेस मान लो 7,800 की जो वॉच है वो 10,000 हो गई
तो फिर अभिषेक थोड़ा सा सोचेगा यार 10 लाख रुपए इस पे थोड़ी ना खर्चे करने, मेरे को बारातियों पे, मतलब मैं क्या करूँगा फिर, है ना। तो फिर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और प्राइसेस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। डन एवरीवन, तो ये तो आपको पता ही है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल कितना हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है या फिर मार्केट, आप पूरे मार्केट में जाओ, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड शेड्यूल बनाओ। लेकिन हम लोग अब मार्केट में कितने n नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, बट व्हाट वी आर इमेजिनिंग कि सिर्फ भाई 3 ही कंज्यूमर्स है अपने इसमें, ठीक है, अदरवाइज अपना डिमांड शेड्यूल कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। डन एवरीवन। अच्छा देख लो यहाँ पे कर्व अगर बोला तो क्या बोलोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, स्लोप डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, लेफ्ट से राइट होता है, ये बार 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 वही चीजें लिखनी है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी सेम, यहाँ पे टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स आ जाएगा एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, स्लोप वही रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, उसमें तो कोई चीज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिमांड हमने किया था। टाइप्स क्या होता है गाइस, अरे मेरे को उसी से शादी करना, डायरेक्ट डिमांड, और शादी में अगर बहुत सारी कुछ गिफ्ट्स वगैरह आ गए तो दैट विल बी माय इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। अच्छा, उसमें ये हो गया था, डायरेक्ट डिमांड हो गया था, इनडायरेक्ट डिमांड हो गया था। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड। अभी वो मॉर्निंग में उठती है और कुछ खाना वाना बनाना होता है, या सुबह उठ के चाय नाश्ता बनाती, तो ही वो इतनी सारी चीज़ें डिमांड करती है गई। अगर पोहा भी बनाना है उससे, ठीक है, अभिषेक के लिए मत गर्म पोहा बनाना है तो भाई आलू चाहिए, प्याज चाहिए, और क्या क्या, हरी मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, क्या क्या चीज़ें वो उसने डिमांड करनी। तो क्या हो रहा है, एक पोहे के लिए इतनी सारी चीज़ें डिमांड हो रही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ पार्ट था हमारा कंपोज डिमांड, मतलब कंपोज करना। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, एक अकेली, मतलब कंपोजिट डिमांड क्या था, अभिषेक को ऐसी लड़की चाहिए जिससे सारे क्वालिटी दो, वो उसको डांस करना आना चाहिए, उसको गाना बजाना आना चाहिए, उसको पियानो वगैरह सब, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, कंपोजिट डिमांड। और कॉम्पिटिटिव मतलब इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूँ, याद आ रहे एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ यू एग्जाम्पल याद आ रहे क्या गाइज, टेल मी एग्जाम्पल याद आ रहे, एवरी वन, यस, तोड़, ठीक है। आई होप आप लोग इसी तरह से शानदार तरह से मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलो यार, अच्छा डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, थोड़ा सा अंदर के कंटेंट भी रिवाइज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जो हम डायरेक्टली वांट करते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर गुड्स होता है, जैसे मोबाइल चाहिए, पापा मुझे आईफोन चाहिए, तो ये क्या हो गया, आईफोन क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड हो गया, ठीक है। अभी अभिषेक का ना अभी एग्जाम्पल चेंज हो गया, ठीक है। अब अभिषेक बोलता है डैडी मेरी शादी वादी होने वाली है, डैडी थोड़ा सा आईफोन दिला दो, मतलब मैं दूल्हा हूँ, दूल्हा लगना तो चाहिए। तो क्या हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है हमेशा, कंज्यूमर, डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। वापस से देखो, कंज्यूमर डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर, मतलब ये फोन मेरी सारी कंजम्पशन नीड सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कौन सा एग्जांपल है, कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शुगर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड करते हैं। कौन से गुड्स, प्रोड्यूसर, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अरे बाबा कल का वो एग्जाम्पल याद है रहे क्या, कि मतलब अगर कुछ भी बनाना है, ठीक है, जैसे अभी अभिषेक को इसमें चाहिए, दहेज बोलते हैं ना, वो शादी में क्या मिलता है, जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जो अननेसेसरी वो लोग लड़की वाले देते ही है, दहेज बोलते हैं, राइट। तो मान लो उसको वॉशिंग मशीन, सोफा, फ्रीज, टीवी, सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है, या कार मिल रही है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, वो कार बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, ये सारी चीज़ें लगी होगी, यस और नो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, तो सारी क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विच इज जॉइंटली डिमांडेड एट द सेम टाइम, व्हेन 2 or more goods is demanded jointly at the same time, डन। अच्छा, कंपोजिट डिमांड में क्या बोलोगे, ये ऐसे गुड्स है जो सेवरल नीड्स आपकी सेटिस्फाई करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और कम्पिटिटिव में क्या बोलेंगे, जो सब्सटीट्यूट ईच अदर का। अरे याद आ रहा है क्या, सब्सटीट्यूट गुड में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, और कम्पिटिटिव में भी यही। कई एग्जांपल थोड़े बहुत याद रखो, आपको कंसेप्ट और आंसर भी लिखने को आएंगे, ठीक है। एंड हियर वी वर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, 3 प्राइसेस इन टोटल, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आई से इनकम, टी से इन हो गया, एन से क्या, नेसेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मेडिसिन बहुत ज़्यादा नेसेसिटी, तो उसकी डिमांड तो चेंज ही नहीं होगी। अच्छा कहीं यार पूरा अंदर का कंटेंट भी याद आ रहा है बॉस, क्या हाइट है, मतलब सॉलिड पढ़ाई की। हाँ, टी से क्या था, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, अगर ये चेंज हो गया तो अपनी डिमांड चेंज हो जाएगी, एक नंबर। अच्छा, उसके अंदर ओ से क्या था, ओ से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी, नहीं मैडम, ओवर
क्या था बोलो ना। अरे ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, हरीश सर के घर की पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो चिन्नू मुन्नू हो गए ना। हाँ तो और अदर फैक्टर्स, ठीक है। फिर टी से क्या था, टी से एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ए से था एडवर्टीजमेंट और एल से था योर लेवल ऑफ टैक्सेशन। गई उसके बाद में तो अब हम लोगों को अभी पढ़ना ही है, यस और नो। सारी चीज़ें टिल डेट जितने भी 5 लेक्चर्स में हुआ वो सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। डन। एनी स्टूडेंट एनी डाउट स्टिल हियर? बोलो यार, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या यहाँ तक? गाइस याद हो रहा है मेरे साथ साथ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट कि आपको मेरे साथ में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट घर में लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बस मॉर्निंग में उठे और अपनी नोट से पढ़े, शानदार पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। डन एवरीवन? ये क्या है? नो ऐसा कोड़ा, ये क्या है यहाँ निहाल? नो डाउट्स? ओके चलो यार, चलो यार आ जाओ। नहीं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इस चैप्टर का इज यार, लिखो ना मेरे साथ साथ, लिख लो ना यारो, चलो लिखो, आ जाओ इधर। लॉ ऑफ डिमांड, जब आपकी मैम लिखना शुरू कर देना तब आपके भी हाथ और पेन चलने चाहिए, ठीक है, तो वैसे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। चलो आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा आपको एक चीज याद आ रही है क्या? इसका ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर हम लिखेंगे मीनिंग, ठीक है। और ये सारी चीजें आप खुद ही लिखोगे, आपको सारी चीजें आती हैं, मैंने पढ़ा दी है। चलो आ जाओ। मुझे अभी एक बात बताओ, ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। हाँ जी, फिर इकोनॉमिक्स में भी रफ वर्क, आ जाओ इधर। दिस इज माई रफ वर्क, आपको भी बनानी है इसी तरह से बना लो, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क, यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं गाइस, डिमांड को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? 3 प्राइसेस इन टोटल, इतने सारे फैक्टर्स है डियर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स है ना। 3 प्राइसेस इन टोटल जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, समझ रहे हो एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। अभी ये जो 3 प्राइसेस है इसको भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ना, इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। एक मिनट, पहला क्या था? प्राइस, फिर था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर था आपका आई से, एन से, टी से, ओ से, टी से, ए से, एल से, ठीक है। तो देयर आर 3 प्राइसेस इन टोटल। भाई इतने सारे फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं। अच्छा ये ओ का स्क्वायर था, भूलना मत, ओ का स्क्वायर है ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन और अदर फैक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे आप अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वगैरह बताते हो, ठीक है। ओके चलो गई, तो इतने सारे फैक्टर्स है, ये हमारे कुछ 11 पॉइंट्स है जो हमें याद हो गए हैं, और ये 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। मतलब अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आया ना, इसमें कुछ भी चेंजेस आया ना, तो मेरे डायरेक्ट रिलेशन है मेरे डिमांड में, वो बढ़े या कम हो, जो भी कुछ हो, बट उसका अफेक्ट होता है। यहाँ तक तो क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? हरीश सर का ओके चलो यार आ जाओ, बोलो। ये यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है आपको तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मतलब हमारी श्रद्धा जाती है पानी पूरी खाने के लिए, वो बोलती भैया कैसे रुपए प्लेट दिया, अच्छा ठीक है, और कितनी पीसेस आएंगे उसमें, अच्छा ठीक है, और आप कौन सा पानी दोगे, वो रगड़ा वाला दोगे, आलू वाला दोगे? मतलब वो बंदा लिटरली परेशान कि मैडम 10 रुपये प्लेट है, 6 पीसेज ही आएंगी, आपको खाना है तो बोलो मैं बना देता हूँ, अदरवाइज, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, मुझे अब आप सोच के बताना, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया और नंबर ऑफ टाइम दे रही हूँ कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? टेल मी। प्राइस। यो, सबका एक ही जवाब है, वेरी गुड डियर।
सिर्फ और सिर्फ मैम ऐसा प्राइस ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मतलब आपने क्या बोला कि जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो तुम ज़्यादा खरीदोगे, किसने बोला? पैसे किसके पास है इतने ज़्यादा? ठीक है, ऑब्वियसली पैसा रिसोर्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, याद आ रहे हैं लेक्चर, तो उसको हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं। तो मतलब व्हेन प्राइसेस आर हाई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्राइसेस कम हो जाएगी तो हम सेल जब होता है, प्राइसेस कम हो जाती है पुणे सेंट्रल या बिग बाजार वगैरह में, जब प्राइसेस कम हो जाती है तो आप देखो ना, आपको आप जाते हो 1000 रुपये का बजट लेके आप सीधा 2,000 रुपये की चीज़ें खरीद के लाते हो, तो क्या किया आपने? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दी। यस और नो? ये क्यूडी क्या है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्यूडी? इट्स माय शॉर्टकट, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ओके। टी तो प्राइस है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। तो अब आपको पता है हमारे, अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हमारे बेसिक के लेक्चर में बताया था, वो याद आ रहा है क्या? वो पप्पा मम्मी ये सारी चीज़ें याद आ रहे? पप्पा, ओ पप्पा, फिर हमारी मम्मा आती है, हमारी माँ आती है, और फिर माँ का लाल आता है, याद आ रहे कि तीनों चीज़ क्या था ये? व्हाट वाज इट? व्हाट वाज इट? पापा बोले तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद आ रहा है? ठीक है, एडम स्मिथ जी। अच्छा, मम्मा बोले तो माँ बोले तो क्या गाइस? माँ मार्शल जी, कौन है? मार्शल जी, अल्फ्रेड मार्शल। और लाल बोला तो कौन? लियोनल रॉबिन्स। लाल बोला तो कौन? लियोनल रॉबिन्स। डन, याद आ रहा है सारी चीज़ें? ओके। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ना ये पप्पा और ये मम्मी ना आपको, मतलब मैंने आपको ये डेफिनेशन, ये जो चीज़ें पढ़ाई थी, ये इसलिए बार बार पढ़ाई थी वहाँ पे बेसिक के लेक्चर्स में, टॉपिक 0 में मैंने आपको इस सारी चीज़ें बहुत अच्छी से पढ़ाई है बिकॉज, और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बोला था कि ये जो हमारी माँ है ना, ये हर जगह बीच बीच में आएंगी। मतलब मम्मियों का तो काम ही होता है ना गाइस, अभी हम लोग बच्चे हैं तो मम्मी हमारे लिए तो मतलब एक पर्सपेक्शन है, यार माँ आप हर जगह आके ना रोक टोक करती हो, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी हमारी कौन आ गई? सारे जो लॉज है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लॉज है हमारे, कौन दे रहे हैं? अल्फ्रेड मार्शल। आपको एक चीज़ और बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड में भी वही और लॉ ऑफ सप्लाई में भी वही है, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और इनकी एक फेमस बुक है, जब आपको बुक का नाम मालूम है तो गाइस लिख लो ना, लिखो, प्रॉपरली लिखो। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज फेमस बुक, कौन सी बुक है उनकी? प्रिंसिपल, बोलो जरा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन द ईयर 1890 या 1980? बता दो, चलो लेट मी टेस्ट, आपको कितना याद है? पक्का 1890 है या 1980 है? अरे सोच लो, एक भी आएगा, 1980 वाले आएंगे। ये देखो 1890, डन। तो बस ये लिख लो ना, अगर आपको पता है ये सारी चीजें तो लिखो। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890 एंड द लॉ एक्सप्लेन। और गाइस ये जो लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये जो हमारा लॉ है इन द ईयर 1890, ठीक है, एक मिनट मेरे को लिखने तो दो। ये लिख दिया, उसके बाद में ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है गाइस? ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन्स, बताओ ना क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? अरे तुम्हारा नहीं, फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब अगर ये बढ़ा तो ये क्या, प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या काम करेगा? कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल, मेरे साथ साथ लिखोगे नोटबुक में एवरी वन ऑफ यू, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डन टिल हियर? ओके, चलो आ जाओ मीनिंग में आ जाओ। इंट्रोडक्शन बस इतना ही है, देख लो इधर, इतना ही है रे भाई। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, द सिंपल पार्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे एक इस तरह से ऐसा डब्बा भी बना के आइयो, ठीक है। ये ऊपर का मैं एक्स्ट्रा पार्ट लिख लेती हूँ, आप लोग भी एकदम नीटली लिखोगे। इस
तरह से नीचे डब्बा बनाओगे ये पूरा अच्छी तरह से। और अब बात आ रही है हमारे मीनिंग की, ठीक है। चलो आ जाए मीनिंग में। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ डन एवरीवन, बोलो आगे, बढ़ू आगे फिर। यस ओके। मीनिंग, अच्छा मीनिंग के लिए ना आपकी मैम आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट देती है, हसल। हसल स्पेलिंग क्या है एक बार देख लो, HSLL, क्या है, हसल। थोड़ा सा डिक्शनरी अगर है आपके बारे में पास में तो हसल एक बार देखो ना। अब ये HSLL मत करना, इसका प्रोनाउंसिएशन आता है हसल टाइप का, तो ये हसल मतलब देखो क्या होता है। हसल मतलब देखो, डिक्शनरी मीनिंग देखो जरा एवरी वन ऑफ यू। हसल मीनिंग इन हिंदी, उधम, भीड़ भाड़, जैमिंग। और क्या है रे भाई, और क्या होता है हसल मतलब, 2 सेकेंड, हाँ यहाँ पे दिया है। हसल मतलब होता है क्राउड। गाइस हम लोग मेमोरी टेक्निक याद रख रहे हैं, ठीक है। इट्स अ मैजिक मेमोरी टेक्निक जिससे हमारा लॉ ऑफ डिमांड में एज, इज, वॉज, आर, द का भी मिस्टेक नहीं होगा, गारंटी, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ी तो एफर्ट्स करनी पड़ेगी। तो गाइस एक बार लिख लो, ये हसल मतलब क्या होता है, क्राउड, ठीक है। एकदम भीड़ भाड़, क्राउड होना, एकदम धक्का मुक्की देना, ढकेलना। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना यार, चलो ये क्राउडेड प्लेसेस धक्का मुक्की किधर होगी, ऐसे कौन से प्लेसेस में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होगी। बोलो, मराठी में नहीं, हिंदी वाला देखो, मराठी में मतलब मत देखो। मार्केट में, मार्केट में मतलब वही जगह पे जहाँ पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे, यस सर नो। वही प्लेसेस में धक्का मुक्की होगी, वही शॉप में धक्का मुक्की होगी जहाँ पे सब लोग जा रहे और डिमांड कर रहे। लाइक बिग बाजार में जब वो सेल आते हैं, क्या बोलोगे, 5 दिन का सेल आता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ओके, तो डिमांड का बस इतना ही बताना था मुझे आपको। तो डिमांड ये जो है ना, लिख लो साइड में, हसल, हसल का साइड में मीनिंग लिख लो, क्राउडेड प्लेस, ठीक है। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अरे अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ दिया, उनका नाम तो लिखेंगे जी। अब हमारे मार्शल जी ने बहुत से फैक्टर्स है गई, इतने सारे फैक्टर्स है, देखो ना जरा इधर साइड में देखो तो सही, कितने सारे फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इतने सारे फैक्टर्स में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को पकड़ा, सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ा, प्राइस को पकड़ा है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्राइस बोला है, प्राइस। तो मैं क्या बोलूं, मतलब ये सारी चीजें में अफेक्ट नहीं होगा, नहीं कोई अफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें आप अज्यूम कर रहे हो कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप लॉ पढ़ते हो, कोई लॉ बनाता है, ठीक है, जब मार्शल जी ने लॉ बनाया था तो उन्होंने अज्यूम किया कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही ऐसा फैक्टर है जिससे डिमांड को अफेक्ट होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। मतलब 3 प्राइसेज इन टोटल में 2 प्राइसेज इन टोटल पूरा एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो लिख दो यहाँ पे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो यार एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको समझा देती हूँ और फिर आप लोग खुद से जब लिखोगे ना तब आपको भी मजा आएगी। चलो आ जाओ, एक बार नोट्स में आ जाओ। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हसल बोला है, बस एच याद करो। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। चलो आ जाओ वापस हसल में आ जाओ। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एच से हायर, एस से स्मॉलर, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर, एल से क्या है, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। नॉट टेल मी इसमें कुछ गलती करने लायक है भी क्या? किसी को भी ऐसा लगता है मेरे को लिखने के टाइम में मिस्टेक हो जाएगी? तो चलो आ जाओ मेरे साथ साथ लिख लो। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल लिखना, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल,
बिकॉज मैंने वापस बोला सी कांस्टेंट और इक्वल दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इफ यू आर राइटिंग द डेफिनेशन आई वांट कि आप जब ऐसे एग्जामिनर देखे ना सीधा सीधा टिक टिक करके आपको 8 आउट ऑफ 8 देना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो कब आएगा आपको, वो सारी चीज़ें कब आएगी, कब आएगी, जब आपने बिल्कुल भी मतलब हेरा फेरी करनी ही नहीं है। चलो आ जाओ, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब ये सारी चीज़ें इक्वल है, जैसी थी वैसी की वैसी है। चलो आ जाओ, हसल बनाओ, बीड वर्ड लगाओ रे भाई, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर इज द क्वांटिटी, मैं क्यूडी लिख दूं शॉर्ट में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बीच में क्या डालेंगे हम लोग, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर द प्राइस। अच्छा मैडम हमको ना पता है कि आपने कोड तो दे दिया मैडम, लेकिन हमको इस यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे लोअर लगाओ या लार्जर लगाओ। तो अभी एक बात देखो, पहले सबसे पहले हायर द प्राइस लगाया, अब लगाओगे लोअर द प्राइस, ऑब्वियसली बेसिस एकदम सिस्टमैटिकली अगर हम लोग जाएंगे, समझ में आ रहा है। पहले लिखा हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस ज़्यादा रहती है तो अब लोअर लिखो ना, तो लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी larger is the quantity demanded, comma larger is the quantity demanded, and this is your law of demand, inverted commas close, tuck tuck, done every one of you। चलो आ जाओ इधर, समझ में आया, लर्न हुआ मेरे साथ साथ एवरीवन, यस तोड़ एकदम। अरे लॉ ऑफ डिमांड लर्न हो गया गाइस, अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा फटाफट से मुझे बता दो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे, आ जाओ यार इधर, अब अपने नोट्स में आ जाओ, कुछ भी नहीं है अब, बस इतना ही था। ये देखो एक बार देख लो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। इन अदर वर्ड्स, अब थोड़ा सा अदर दूसरे शब्दों में भी लिख लो, इन अदर वर्ड्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, other things remaining constant, if price of commodity rises, अगर प्राइस बढ़ जाती, अब अपने मन से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्या था आपका ये, यही था ना, हाँ लिख लो अब इसको, अब इसको अपने मन से राइजेस लिखना, हायर लिखना, जो लिखना लिखो, ठीक है। अगर प्राइस राइज हो जाएगी, इंक्रीजेस लिखना, इंक्रीजेस लिख लो, बिकॉज इट्स नॉट द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं है गाइस। डेफिनेशन कौन सी थी, ये वाली पार्ट थी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए आपने इस बहुत आर द की भी मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे लिख लो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल्स हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और इस तरह से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, फंक्शनल रिलेशनशिप बोलते हो ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शनल, हैज फंक्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। समझ में आया, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स क्या है गाइस यहाँ पे, अच्छा मुझे बता दो एक बार, वेयर लिखो, ये सारी चीजें लिखो, वेयर डी क्या है, ऑब्वियसली डिमांड है, ठीक है। पी क्या है, प्राइस है, लिख दो, ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी, एक्स क्या है, कमोडिटी है, और एफ क्या है, एफ मतलब है उनका आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप है, एक बड़ा दूसरा कम, दूसरा कम पहला वाला बड़ा। समझ में आ रहा है एवरीवन, डन तोड़। अरे 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, घोल के पिला दिया है, गलती चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और अच्छी तरह से आंसर लिख कर आना, थोड़े से एफर्ट्स खुद के साइड से भी डालो, ठीक है। यप ओके चलो गाइस बढ़ते हैं फिर आगे। तो देखो ये भी हो गया हमारा, एफ क्या है, फंक्शन है, डी से डिमांड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक्स जो बोला वही था। चलो आ जाओ मैडम, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट बता दूं, इंडिविजुअल, ये देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था यहाँ पे, रुको ये देखो, ये यहाँ पे पढ़ा था हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब मेरे को कलर थोड़ा सा चेंज करने दो ताकि आपको ध्यान में आएगा, पिंक, ओके। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा था, एज इट इज छाप दो, एज इट इज छापना है और कुछ भी नहीं है।
डन, योर लॉ ऑफ डिमांड डन। सी ये देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये वही है 50-40, सेम एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड गाइस आपके फर्स्ट में ही लर्न करवा दिया था। कहाँ पे पता है आपको? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखो जरा आके, आपको मैंने यहीं पे लर्न करा दिया था आपको। मतलब ऐसे मैंने डबल एफर्ट्स रखे ही नहीं है आपके लिए, पता है क्या? ये देखो यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दो, हायर, स्मॉलर, हस, लोअर, लार्जर, हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर, डन एवरीवन। और इनवर्स रिलेशनशिप है, बाद में कर्व बनाओगे, सेम चीज है यहाँ पे भी, डिक्टो सेम लिखना है, कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा। सो वी हैव फिनिश योर लॉ ऑफ डिमांड, कंप्लीटली हो गया है, ठीक है? यस, चलो शैल बी मूव अहेड, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस कर ले आज फटाफट से, क्या बोलते हो? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब ना कुछ गाइस, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब ये लॉ बनाने से पहले हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने ना कुछ अज्यूम किया था, बैठ के अजम्पशन कर रहे थे। भाई मैं डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप देख रहा हूँ, देखो मैं बताती हूँ अभी उन्होंने क्या क्या, हाँ यहीं पे देख लो। वो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देख रहे थे, तो उन्होंने ये बोला, एक सेकेंड, ये काटो यार, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये वाला पॉइंट काटो। हाँ मैं बताती हूँ, बाद में बताऊंगी इसका रीजन। हाँ वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक योर बुक, आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज देयर। एक सेकेंड रुको, ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। काट दो, बिंदास काट दो। अच्छा एक पॉइंट और कम हुआ, ठीक है? डोंट वरी, नोट्स आपको अपडेटेड मिलेगी, चिंता ना करो रे, ठीक है? चलो हाँ, तो हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताया। तो उन्होंने ये कुछ अजम्पशंस लिए कि ये जो प्राइस है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो चेंज नहीं होगा। जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, वो भी चेंज नहीं होगा। जो तुम्हारी इनकम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अरे अगर चेंजेस होंगे तो ये मेरा हिल जाएगा ना, इधर मेरी लॉ ऑफ डिमांड हिल जाएगी ना। अरे समझ रहे हो क्या? यस और नो? अगर इनकम में चेंजेस हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई। तो हम अज्यूम करें कि इनकम तू वैसी की वैसी ही है रे भाई, ठीक है? तुम लोगों की इनकम भी चेंज नहीं हो रही है। कल कौन गया था जॉब करने के लिए? गाइस कल किसका एग्जाम्पल लिया था जॉब करने के लिए? करती हूँ कल एग्जाम्पल किसका लिया था जॉब करने के लिए? निहाल का लिया था, है ना? निहाल गया था ना जॉब करने के लिए। ओके, वो सीए के ऑफिस में टैली सीखने के लिए निहाल गया था, राइट? सीखने नहीं मतलब कमाने के लिए। ओके चलो, ये वाला पार्ट, अभी आपको ये वाला पार्ट ध्यान देना है, तो ये वाले पार्ट पे ध्यान मत दो, ठीक है? आपको थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना, जो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ये मैं बड़े बड़े अक्षर में लिख रही हूँ और ये आपको दिख रहा है, ठीक है एवरीवन? चलो आ जाओ। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री तू भी कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है। निहाल तेरी इनकम अभी कांस्टेंट रहेगी बेटा, ठीक है? अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, समझ रहे हो क्या? ठीक है, उसके बाद में और क्या लिया था हमने? इन टोटल नेसेसिटी, वो भी कांस्टेंट है। तुम्हारी जरूरत बड़ी नहीं है अभी एकदम से तुम बीमार नहीं हुए हो, जो कुछ है वैसा का वैसे ही चल रहा है, ठीक है? नेसेसिटी भी कांस्टेंट है। टोटल, टेस्ट, हैबिट, फैशन भी कांस्टेंट है। तुम्हारे घर का या तुम्हारे कंट्री का पॉपुलेशन भी चेंज नहीं हुआ है, वो भी कांस्टेंट है। मैडम इररेशनल असम्पशन, अरे हाँ आई अग्रीड इररेशनल है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड बनेगा कैसे? सिर्फ एक दो पर्टिकुलर्स को लेके ही उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि जब गाइस इतिहास गवाह है कि जब प्राइसेस बढ़ी है तब डिमांड कम हुई है, ठीक है? मतलब हर एक जगह, हर एक चीज में ये लॉ हमारा काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हसल, हायर, स्मॉलर, फिर लोअर, लार्जर। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ओवर पॉपुलेशन की साइज, अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ये भी कांस्टेंट है। इसमें भी चेंजेस नहीं हुआ, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। टोटल टी से क्या था? एक्सपेक्टेशन अबाउट, इसमें भी चेंज नहीं हुआ। एडवर्टीजमेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, और साथ ही साथ लेवल ऑफ टैक्सेशन भी चेंज नहीं हुआ है।
यही तो आपका आंसर है गाइस। बस अगर इतना समझ में आ गया है, देखो जरा, ये इतना समझ में अगर आ गया है तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बस डन। समझ में आया? अरे साइड में जो लिखा है वो समझ में आया क्या? बताती हूँ, अभी तो पूरा पढ़ाना बाकी है यार, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ाती है आपकी मैम। समझ में आ रहा है एवरीवन? तोड़ भूलोगे तो नहीं ना? अच्छा, ये हमेशा मैंने बताया था, जो डिटर्मिनेंट्स है ना, जो हमने डिटरमाइन किया, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वही उसके क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, चलो आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इसका भी मेमोरी टेक्निक क्या हो जाएगा? वही 3 प्राइस इन टोटल, उसी में ही हो जाएगा सारी चीजें। यस और नो? तो इसकी कोई मैजिक मेमोरी टेक्निक अलग से नहीं है, सेम चीज है। चलो जाओ। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब मैडम अंदर क्या लिखे, क्या कर रहे हो तुम? मैम हम अज्यूम करें कि प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो कांस्टेंट रहेगी, लिख दो ना फिर वही चीज। इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर चेंज हुई तो डिमांड अफेक्ट करेगी, इसलिए हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर टी की प्राइस, कल का एग्जांपल अगर आपको याद होगा, चाय की प्राइसेस अगर चेंज होती है, चाय पत्ती महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे? टी अगर महंगा हो गया, प्राइसेस महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड कॉफी की इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए वी आर अज्यूमिंग कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स तेरी प्राइस सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तू भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इफ यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू, अगर आपको चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड सही निकले, काम करे, तो कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो निहाल आप बेटा आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इफ देयर इज राइज इन इनकम, लेकिन अगर इनकम बढ़ जाती है निहाल की तो डिमांड वो ज्यादा करेगा, नो डाउट। तो हमने इसलिए अज्यूम किया है कि निहाल बेटा तुम्हारी इनकम कांस्टेंट है, हरीश सर की भी घर की पॉपुलेशन सेम है। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग हियर कि हरीश सर के भी घर की पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई। अगर पॉपुलेशन चेंज हो गई तो डिमांड ज्यादा करेंगे ना वो लोग, 8 रोटियां डिमांड करेंगे। अरे यस और नो, समझ रहे हो? लिखो, इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, एनी चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और ये भी बताओ उनको कि आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन चेंज हुआ तो डिमांड में अफेक्ट होगा, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की प्राइसेस में चेंज होगा तो डिमांड में अफेक्ट होगा। ये बताओ उनको, पहले बोल दो इट इज अज्यूम कि चेंज नहीं होगा, और बाद में बोलो कि अगर चेंज होगा तो डिमांड में अफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? सेम लाइन इन एवरी पॉइंट्स। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट फैशन, इट इज अज्यूम कि टेस्ट हैबिट फैशन चेंज नहीं हो रहे हैं, एंड एनी चेंज विल लीड टू चेंज इन डिमांड। इट इज अज्यूम दैट टैक्सेशन पॉलिसी जो है, अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा उल्टा बता रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं पहले? कि टैक्सेशन पॉलिसी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है डिमांड में, ऑब्वियसली, ठीक है, प्राइसेस में, डिमांड में। एंड इट इज अज्यूम कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, फटाफट से बताओ मेरे साथ एवरीवन। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स टू बी कांस्टेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू बी कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, टेस्ट हैबिट फैशन कांस्टेंट। अरे जो कुछ याद आ रहा लिख डालो यारो। एडवर्टीजमेंट कांस्टेंट, कुछ भी नहीं, टैक्सेशन पॉलिसी कांस्टेंट, टेस्ट हैबिट फैशन कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस कांस्टेंट। डन एवरीवन, अजम्पशन हुआ आपका, लिख कर देखोगे, लेकिन ना पक्का से आज के आज खुद लिख कर दोगे, देखोगे, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। गाइस होमवर्क नहीं आता ना तो बहुत बुरा लगता है यार, ऐसा लगता है मतलब जितनी जान डाल के पढ़ाते हैं ना वो सब वेस्ट है यार, सीरियसली। मतलब आई एम नॉट द पर्सन हु वर्क फॉर मनी, मतलब मुझे चाहिए यार, मैं, आप लोग नोटिस करते हो अगर मैं 3 बजे उठती हूँ ना, मुझे भी ऐसा चाहिए कि मेरे बच्चे भी उठे और पढ़े, मतलब एकदम तोड़ परफॉर्म करे यार, सिर्फ उनके ऐसे बोर्ड में उनके टीचर हर जगह उनका नाम हो, तो दिल से पढ़ाती हूँ ना, मतलब प्लीज उसका कुछ तो रिवॉर्ड दो यार, मजा ही नहीं आता। पता है क्या, जिस दिन होमवर्क आते हैं तो सुकून लगता है ना, सीरियसली बहुत जन्नत लगता है, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होता है कि सीरियसली, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे भी उतने तोड़ पढ़ रहे हैं, बट मजा नहीं आती अगर होमवर्क नहीं करते तो आज के आज स्वानंद सर का लेक्चर होने दो, हैव योर डिनर, बट उसके बाद हाफ एन आवर तो आपके प्रीति मैम को दे सकते हो अपने, यस और नो, ओनली हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर। डन एवरीवन, आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे मेरा होमवर्क करके देंगे। सिर्फ ये आंसर देखो, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ, आपको खुद से बैठ के लिखना है एंड मेक श्योर। अच्छा अटक जाओगे, मैं आपको आज का सॉल्यूशन दे देती हूँ, ठीक है।
पहले फर्स्ट टाइम खुद से लिखो, देख के गलतियां होने दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होने दो, चेक करो, फिर मैं जो सॉल्यूशन दूंगी, आंसर दूंगी और आपका सॉल्यूशन चेक करो इज्जतदारी से। जैसे देखो ये नोटबुक है आपकी, आपने यहाँ पे लिखा है और ऐसे चेक करो, ये सॉल्यूशन मोबाइल पे ही रहेगा सॉल्यूशन, ये मोबाइल है, टिक टिक, यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई, भेजो मुझे वो आपका करेक्टेड सॉल्यूशन। अगर मैं आपको वहां पे करेक्ट कर पाऊंगी तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करूंगी बेटा, ठीक है एवरीवन। बेटा अगर आप ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हो तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप जब मेरा होमवर्क करो आप तब करके भेजो, ठीक है। आपकी मैम को इतना माइंड में है कि आपकी मैम ने कब क्या होमवर्क दिया, कौन से लेक्चर में होमवर्क दिया, और मेरा बच्चा वो लेक्चर तब देख रहा है और वो लेक्चर अभी होमवर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, आई अप्रिशिएट कि आप लेट भी करके कर रहे हो, ठीक है, ओके, यस। चलो सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज। इसके अगले जो अगला पॉइंट हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बस एक्सेप्शंस बचा है लॉ ऑफ डिमांड का, वेरिएशन बचा है और चेंजेस, योर चैप्टर विल एंड थर्ड, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।